सभी का स्वागत है। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया में जो रहस्य, रोमांच और कह सकते हैं कल्पना से भरी हुई है। बिल्कुल, एक कहानी जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया है। आज हम बात कर रहे हैं देवकीनंदन खत्री के मशहूर उपन्यास चंद्रकांता की। चंद्रकांता, वो किताब जिसने हिंदी साहित्य में फैंटेसी, तिलिस्म, अय्यारी, इन सब का एक नया दरवाजा खोला। सही कहा। और हमारे पास इसका एक अच्छा खासा डिटेल्ड समरी है, मतलब कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, जो अहम मोड़ है, और इसके जो गहरे मतलब हैं वो सब इसमें हैं। तो हमारा आज का मकसद है इसी के जरिए चंद्रकांता की कहानी को समझना, थोड़ी उसकी परतें खोलना। जी, और इसके जो अनोखे एलिमेंट्स हैं जैसे तिलिस्म, अय्यार, इनको थोड़ा और जानना। और ये भी पता लगाना कि भाई ये उपन्यास आखिर इतना पॉपुलर क्यों हुआ। हाँ, ये बात तो है। मतलब लोग इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीख रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी राजकुमार और राजकुमारी के प्यार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जादू है, तिलिस्मी गुफाएं हैं, भेस बदलने वाले जासूस हैं जिन्हें अयार कहते हैं, और साथ में राज्यों की दुश्मनी, राजनीतिक साजिशें, वो सब कुछ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस दिलचस्प दुनिया की कहानी। कहानी हमें ले जाती है दो काल्पनिक राज्यों में, विजयगढ़ और नौगढ़। जी। विजयगढ़ की राजकुमारी है चंद्रकांता, खूबसूरत और साथ ही बहुत बुद्धिमान भी। और दूसरी तरफ हैं नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। तो होता ये है कि चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। उनके बीच प्यार हो जाता है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। असल मुश्किल तो अब आती है। इन दोनों राज्यों में, विजयगढ़ और नौगढ़ में, पुरानी दुश्मनी है, राजनीतिक रंजिश। और यही दुश्मनी उनके प्यार के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। और सिर्फ राज्यों की दुश्मनी ही नहीं है ना, दरबारियों की साजिशें भी तो होती हैं। अरे बिल्कुल, दरबारी साजिशें तो ऐसी कहानियों का एक अहम हिस्सा होती हैं। यहाँ भी वही है। कुछ दरबारी हैं जो अपने मतलब के लिए नहीं चाहते कि ये रिश्ता बने। हाँ, वो नहीं चाहते हैं कि दोनों राज्य पास आए। और इन साजिशों में सबसे आगे है कहानी का मुख्य विलेन, क्रूर सिंह। क्रूर सिंह। ये विजयगढ़ का ही एक दरबारी है, लेकिन बहुत चालाक, बहुत महत्वाकांक्षी। उसकी नजर राजकुमारी पर भी है और विजयगढ़ की गद्दी पर भी। सही। वो सोचता है कि चंद्रकांता से शादी हो गई तो सत्ता हाथ में आ जाएगी। पर वो अकेला नहीं है इसमें। नहीं, उसका साथ देता है चुनारगढ़ का राजा शिवदत्त। वो भी ताकतवर है। हाँ, शिवदत्त की नजर भी विजयगढ़ पर है, तो क्रूर सिंह और शिवदत्त दोनों मिल जाते हैं। इनका मकसद है वीरेंद्र सिंह को रास्ते से हटाना, चंद्रकांता को पाना और दोनों राज्यों में उथल-पुथल मचाना। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे खास बनाता है। क्या? वो है तिलिस्म का आना। हाँ, तिलिस्म। ये शब्द सुनते ही लगता है कोई जादुई, रहस्यमयी चीज। जी, ये तिलिस्म क्या है? सुनने में तो लगता है मंत्रों से बनी कोई जादुई दुनिया, पर क्या ये सिर्फ जादू टोना है? नहीं, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तिलिस्म सिर्फ मंत्रों का खेल नहीं है, ये एक तरह की भूल भुलैया है। अच्छा। हाँ, जो खास मकसद से बनाई जाती है, जैसे किसी खजाने की हिफाजत के लिए या किसी को कैद रखने के लिए। इसमें बहुत पेचीदा रास्ते होते हैं, गुप्त दरवाजे, पहेलियां, जिन्हें सुलझाना पड़ता है। और पहरेदार भी हो सकते हैं, जादुई या फिर मैकेनिकल टाइप के। मतलब इसे तोड़ने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, दिमाग चाहिए तेज, सब्र चाहिए और इशारों को समझना होता है। तो ये एक तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट है जो जादू के पर्दे में है। हाँ, कह सकते हैं। बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। और तिलिस्म के साथ ही आते हैं अय्यार। ये कौन लोग हैं? क्या ये जासूस की तरह हैं? जासूस कहना शायद पूरी बात ना हो। हाँ, वो जासूसी करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अय्यार कोई आम योद्धा या सैनिक नहीं है। अच्छा। उनकी असली ताकत जिस्मानी नहीं, दिमागी है। अच्छा। उनकी बुद्धि, उनकी हाजिर जवाबी और सबसे बढ़कर भेष बदलने की कमाल की कला। भेष बदलना मतलब किसी का भी रूप ले लेना? हाँ बिल्कुल, वो किसी भी इंसान का रूप धर सकते हैं, दुश्मन के खेमे में घुस जाते हैं, जानकारी निकालते हैं। और अक्सर बिना लड़े ही दुश्मन को हरा देते हैं। वो कहानी के वो धागे हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाते हैं। मतलब अय्यार सिर्फ भेष बदलने वाले नहीं, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। जी हाँ, और समरी में कुछ खास अय्यारों के नाम भी है ना? हाँ बिल्कुल। राजकुमार वीरेंद्र सिंह की तरफ से सबसे अहम है तेज सिंह, वफादार भी और बहुत चतुर भी। वीरेंद्र सिंह के सबसे बड़े संकट मोचक कह सकते हैं। जी। फिर एक और बड़ा मजेदार किरदार है चपला। चपला। हाँ, एक महिला अय्यार
जो अपनी हिम्मत और समझदारी से बड़े बड़े काम करती है। उस जमाने में ऐसा किरदार लिखना भी बड़ी बात थी। ये तो है। और एक नाम और है, भूतनाथ, जिसका किरदार काफी रहस्यमयी है। आगे चलकर कहानी में उसका रोल और गहरा होता है। तो इन अय्यारों के होने से कहानी में जासूसी और एडवेंचर का एक अलग ही रंग आ जाता है। तो अब कहानी में प्यार है, दुश्मनी है, साजिश है, तिलिस्म का जादू है और अय्यारों की चतुराई भी। हाँ, सब कुछ है। तो अब क्या होता है? जाहिर है विलेन चुप तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। क्रूर सिंह और शिवदत्त अपनी चाल चलते हैं। वो छल कपट से, शायद कुछ जादू की मदद से भी राजकुमारी चंद्रकांता को किडनैप कर लेते हैं। जी हाँ, और ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और वो चंद्रकांता को किसी आम जगह नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एक बहुत ही मुश्किल तिलिस्म के अंदर कैद कर देते हैं। ऐसा तिलिस्म जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगे। हाँ, ये सिर्फ भूल भुलैया नहीं, ये खतरों, जालों और पहेलियों का एक पूरा नेटवर्क है। क्रूर सिंह और शिवदत्त सोचते हैं कि अब चंद्रकांता हमेशा के लिए कैद हो गई, वीरेंद्र सिंह उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तो वीरेंद्र सिंह के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई। उनके प्यार की, उनकी हिम्मत की असली परीक्षा। हाँ, पर वीरेंद्र सिंह हिम्मत नहीं हारते। वो ठान लेते हैं कि चंद्रकांता को बचाना है। लेकिन वो जानते हैं कि ये काम अकेले नहीं होगा, ना ही सिर्फ सेना से होगा। यहाँ जरूरत है बुद्धि की, चतुराई की। बिल्कुल। इसीलिए वो अपने वफादार अय्यारों की मदद लेते हैं, खासकर तेज सिंह और चपला की। और यहीं से शुरू होता है अय्यारों का असली खेल। हाँ, उनकी रणनीतियां देखने लायक हैं। जैसा हमने कहा, भेष बदलने में माहिर। कभी साधु, कभी सैनिक, कभी आम आदमी। जी, और इसी तरह दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं, उनकी प्लानिंग पता लगाते हैं, उनके लोगों में फूट डालते हैं। कई बार तो दुश्मन को उसी के जाल में फंसा देते हैं। तेज सिंह और चपला मिलकर तिलिस्म के राज खोलने की योजना बनाते हैं। ये पूरा हिस्सा बहुत रोमांचक है। तो क्या वो कामयाब होते हैं? तिलिस्म तोड़ना तो नामुमकिन जैसा था। हाँ, यही तो कहानी का क्लाइमैक्स है। आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। उन्हें गुप्त इशारों को समझना पड़ता है, पहेलियां सुलझानी होती हैं, जादुई रुकावटें पार करनी होती हैं, शिवदत्त के पहरेदारों से निपटना होता है। कई मुश्किलें आती है। कई बार लगता है कि बस अब सब खत्म। लेकिन तेज सिंह की बुद्धि और वीरेंद्र सिंह का साहस उन्हें रास्ता दिखाता है। ये दिमागी जंग ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये दिमागी जंग है। वो तिलिस्म बनाने वाले की सोच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार कई हैरान करने वाली घटनाओं और अय्यारों की कमाल की तरकीबों के बाद वो उस तिलिस्म को भेदने में कामयाब हो जाते हैं। वाह, ये जीत सिर्फ ताकत की नहीं, ये बुद्धि की, रणनीति की और लगन की जीत है। और फिर चंद्रकांता आजाद। जी हाँ, चंद्रकांता को कैद से छुड़ा लिया जाता है। वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता फिर मिलते हैं। और विलेंस का क्या हुआ? शिवदत्त और क्रूर सिंह। शिवदत्त और उसके साथी हार जाते हैं, अय्यारों के हाथों मात खाते हैं। और क्रूर सिंह, उसकी गद्दी पाने की चाहत, वो सब खत्म। उसका अंत बड़ा दुखद होता है, कह सकते हैं उसके कर्मों का फल। तो कहानी का अंत अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल। दोनों राज्यों, विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच की कड़वाहट खत्म होती है, गलतफहमियां दूर होती हैं। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की शादी हो जाती है, शांति हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग मान लें तो शायद हम इसके गहरे मतलबों को मिस कर देंगे। जी, आप किन मतलबों की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कई थीम्स उभरते हैं। पहला तो साफ है, प्रेम बनाम राजनीति। हाँ, प्यार की जीत। कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार बड़ी बड़ी राजनीतिक साजिशों पर भारी पड़ सकता है। दूसरा अहम थीम है बुद्धि बनाम बल। ये तो उपन्यास का सबसे यूनिक पहलू है शायद। बिल्कुल, यहाँ तलवारों से ज्यादा अय्यारों की चतुराई काम आती है, उनकी दिमागी ताकत। ये उस सोच को चैलेंज करता है जहां सिर्फ शारीरिक बल ही वीरता थी। सही बात है। अय्यार तो हीरो की तरह उभरते हैं, जबकि वो सीधे लड़ाई कम ही करते हैं। बिल्कुल। तीसरा थीम है रहस्य और जादू का अट्रैक्शन। तिलिस्म का जो रहस्य है वो पढ़ने वाले को बांधे रखता है। हाँ, वो एक ऐसी दुनिया बनाता है जो आम जिंदगी से अलग है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। ये कल्पना को उड़ान देता है। और चौथा थीम है वफादारी और साहस का। वीरेंद्र सिंह का प्यार के लिए डेडिकेशन, तेज सिंह जैसे अय्यारों की अपने राजकुमार के लिए वफादारी। ये कहानी को एक नैतिक बल देते हैं। जी, ये सारे थीम्स मिलकर कहानी को रोचक तो बनाते ही हैं, पर कहीं ना कहीं उस समय के समाज की वैल्यूज और उम्मीदों को भी दिखाते हैं। जैसे न्याय की जीत, बुद्धि का सम्मान, प्यार की ताकत में यकीन। तो कुल मिलाकर
ये उपन्यास इतना खास क्यों बना? हिंदी साहित्य में इसे पहला बड़ा फैंटेसी उपन्यास क्यों मानते हैं? जैसा हमने बात की, चंद्रकांता ने हिंदी में कुछ ऐसा दिया जो पहले नहीं था। इसने जादू यानी तिलिस्म और जासूसी यानी अय्यारी, इनको प्यार और राजनीति के साथ मिलाया। फंतासी, रहस्य, रोमांच, इन सब का ऐसा मिक्स हिंदी में शायद पहली बार इतने बड़े स्केल पर आया था। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि तिलिस्म और अय्यार के ये कॉन्सेप्ट्स कितने ओरिजिनल और लुभाने वाले थे उस समय। खत्री जी ने इन्हें जिस तरह बनाया वो भारतीय पाठकों के लिए नया था, अपनी मिट्टी से जुड़ी कल्पना। और इसका असर इतना गहरा हुआ कि बाद में बहुत से लेखकों ने इनसे प्रेरणा ली। तिलिस्म और अय्यारी तो भारतीय कहानियों, किस्सों, टीवी सीरियलों, फिल्मों का हिस्सा बन गए। हाँ, चंद्रकांता पर जो टीवी सीरियल बना वो कितना पॉपुलर हुआ था, उसने तो घर घर पहुंचा दिया इसे। और वो बात कि लोग इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीख रहे थे, ये तो कमाल है। ऐसा क्यों हुआ होगा? सिर्फ कहानी का रोमांच? मेरे ख्याल में कई वजहें थीं। एक तो भाषा बहुत सरल थी, आसानी से समझ आने वाली। दूसरा, कहानी में सस्पेंस और एडवेंचर इतना था कि छोड़ना मुश्किल था। हर चैप्टर के आखिर में कुछ ऐसा होता था कि अगला पढ़ने की बेचैनी होती थी। तीसरा, जैसा हमने कहा, इसमें प्यार, वीरता, रहस्य, जादू, जासूसी, वफादारी, देशभक्ति, सब कुछ था। हाँ, हर तरह के पाठक के लिए कुछ ना कुछ था। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक पूरी दुनिया थी जिसमें पाठक खो जाता था। और शायद उस जमाने में जब मनोरंजन के साधन कम थे, इसने लोगों को कल्पना की एक नई उड़ान दी। इसीलिए लोग भाषा की दीवार तोड़ने को भी तैयार हो गए। ये हिंदी के प्रचार में भी एक तरह का योगदान बन गया। सही कहा। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, ये रोमांस, फैंटेसी, एडवेंचर, मिस्ट्री और यहाँ तक कि राज्यों के बीच रिश्तों की भी कहानी है। इन सब ने मिलकर इसे हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर बना दिया। बिल्कुल। चंद्रकांता ने साबित किया कि हिंदी में भी ऐसी ओरिजिनल, इमेजिनेटिव और मजेदार कहानियां लिखी जा सकती हैं। इसने हिंदी गद्य को, खासकर उपन्यास को, एक नई दिशा दी, नई लोकप्रियता दी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो चंद्रकांता के सबसे यादगार पहलू क्या हैं? मेरे हिसाब से तिलिस्म का वो जादुई रहस्य जो सिर्फ बुद्धि से खुलता है, अय्यारों की वो कमाल की चतुराई जो ताकत पर भारी पड़ती है, चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का प्यार जो हर मुश्किल पार करता है, और वो राजनीतिक दांव पेंच जो कहानी को जमीन से जोड़े रखते हैं, ये सब मिलकर एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी रेलेवेंस आज क्या है? 19वीं सदी की कहानी आज भी क्यों अपील करती है? अच्छा सवाल है। मेरे विचार में वजह वही यूनिवर्सल थीम्स हैं: प्यार, वफादारी, अच्छाई की जीत और खास तौर पर बुद्धि और रणनीति का महत्व। ये मूल्य तो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। जी। और तिलिस्म और अय्यारी जैसे कॉन्सेप्ट्स ने भारतीय इमेजिनेशन को एक ढांचा दिया जिसमें रोमांच, रहस्य और इंसानी चतुराई को पिरोया जा सके। इसने हमारी कहानियों को ऐसे किरदार और हालात दिए जो आज भी हमें लुभाते हैं। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहेंगे। चंद्रकांता में हमने देखा कि अय्यारों ने शारीरिक बल के बजाय बुद्धि, चतुराई और रणनीति से जीत हासिल की। वो हालात को समझते थे, इन्फॉर्मेशन जमा करते थे, भेष बदलकर अडेप्ट करते थे और फिर अपनी चाल चलते थे। आज की दुनिया को देखें, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी इन्फॉर्मेशन ड्रिवन है, हर पल नई जानकारी, नई चुनौती। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अय्यारों की तरह सोचने की ये काबिलियत, मतलब हालात को बारीकी से समझना, जानकारी सही से इस्तेमाल करना, बदलते माहौल में ढलना, जिसे हम अय्यारों का भेष बदलना कह सकते हैं। हाँ, और प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना, ये सब आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारा काम हो या समाज को समझना हो। इस साहित्यिक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है देवकीनंदन खत्री की इस अद्भुत दुनिया की हमारी ये पड़ताल आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।